बच्चों, हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 7 का विज्ञान विषय का अध्याय 18 अपशिष्ट जल की कहानी। इस पाठ में हम समझेंगे कि जल अपशिष्ट क्यों होता है, यानी कि कौन से जल को हम अपशिष्ट जल कहते हैं। इस अपशिष्ट जल में कौन कौन सी अशुद्धियां घुली हुई होती है। इसके अलावा इस अपशिष्ट जल का उपचार किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि इसे स्वच्छ जल में किस प्रकार से बदला जा सकता है, उसे भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ जल का उपयोग हम अनेक कार्यों में करते हैं, जैसे कि साफ सफाई, स्नान, कपड़े धोने, बर्तन धोने आदि कार्यों में हम इस साफ जल का उपयोग करते हैं। परंतु उपयोग के पश्चात यह जल कैसा हो जाता है, गंदा या दूषित हो जाता है। यह झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो शौचालयों, सिंक, लॉन्ड्री आदि से कहा जाता है नालियों में प्रवाहित होता है, क्या कहलाता है, अपशिष्ट जल कहलाता है। और जब इस अपशिष्ट जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बनाया जाता है तो यह प्रक्रिया जल शोधन कहलाती है, यानी कि क्या कर रहे हैं, हम जल का शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम जल के शुद्धिकरण के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं जल के महत्व को। तो बच्चों, जल क्या है? जल हमारी जीवन रेखा है, यानी कि यदि जल नहीं होगा तो हमारा जीवन भी संभव नहीं हो पाएगा। यह हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है और स्वच्छ जल का उपयोग हम अपने विभिन्न दैनिक कार्यों जैसे कि पेयजल के रूप में या नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए करते हैं। बच्चों, ये जो साफ जल है ये जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास और कुप्रबंधन के कारण लगातार कम होता जा रहा है, यानी कि स्वच्छ जल की मात्रा में निरंतर गिरावट आती जा रही है। बच्चों, हमारे देश में जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग को यह स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं होता है और इसी कारण अनेक व्यक्ति जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहते हैं, यानी कि बीमारियां भी इस वजह से बढ़ रही है। इसीलिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 22 मार्च 2005 को अपनी जनरल असेंबली में वर्ष 2005 से लेकर 2015 तक की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया, यानी कि 2005 से लेकर 2015 तक की जो अवधि थी, इस अवधि में ऐसे विशेष कार्य किए गए जिनका उद्देश्य क्या था, उन व्यक्तियों की संख्या घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। और इनका लोगो जो था वो कुछ इस प्रकार का था। क्या था इसका स्लोगन? वाटर फॉर लाइफ, जीवन के लिए जल। ये 10 वर्षों की अवधि को जीवन के लिए जल विषय पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया। चलिए बच्चों, आगे हम समझते हैं कि वाहितमल क्या होता है, किस तरह से हमारा जल प्रदूषित हो जाता है। तो बच्चों, वाहितमल क्या होता है? घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कारखानों और अन्य स्थानों से उपयोग के पश्चात प्रवाहित किए जाने वाला जल ही क्या होता है? अपशिष्ट जल होता है। बच्चों, इस जल में तेज वर्षा का जल भी शामिल किया जाता है जो नालियों और गलियों में प्रवाहित हो जाता है, जिसके अंदर प्रदूषक पदार्थ मिल जाते हैं। तो वह भी क्या है? अब एक प्रकार का अपशिष्ट जल ही होता है। बच्चों, ये जो अपशिष्ट जल है ये द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांशतः क्या होता है? जल होता है जिसके अंदर अशुद्धियां घुली होती है या निलंबित रहती है। बच्चों, यह एक जटिल मिश्रण होता है जिसके अंदर क्या क्या है? निलंबित ठोस और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा पोषक पदार्थ, मृत जीवी, रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव भी इसमें शामिल होते हैं, यानी कि ये जो जल है इसके अंदर अनेक प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। देखते हैं इसमें कौन कौन सी अशुद्धियां होती है। तो यदि हम कार्बनिक अशुद्धियों की बात करें तो इसमें मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, इसके अलावा तेल, यूरिया, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि सम्मिलित होते हैं। यदि हम बात करें अकार्बनिक अशुद्धियों की तो नाइट्रेट, फास्फेट और अनेक प्रकार की धातुएं इसमें मिली हुई होती है। इसके अलावा फास्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, ये क्या होते हैं बच्चों? पोषक तत्व होते हैं। यह भी इस अपशिष्ट जल में घुले हुए पाए जाते हैं। और जीवाणु जैसे कि विब्रियो कोलेरा जो कौन सा रोग उत्पन्न करता है? हैजा। इसके अलावा साल्मोनेला, पैरा टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है। ऐसे अनेक जीवाणु इस अपशिष्ट जल में पाए जाते हैं। और बहुत सारे सूक्ष्मजीव, पेचिश आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रोटोजोआ जीवाणु आदि इसमें सम्मिलित होते हैं, यानी कि ये जो जल है ये पूरी तरह से प्रदूषित होता है और ये किसी भी तरह से उपयोग में लेने लायक नहीं होता है। चलिए बच्चों, आगे हम समझते हैं जल शोधन को, यानी कि जब अपशिष्ट जल इतनी अधिक मात्रा में प्रवाहित हो रहा है तो इस जल का शोधन, इस जल का शुद्धिकरण किस प्रकार से
किया जाता है, इसको समझेंगे। तो बच्चों, हमारे घरों में या फिर सार्वजनिक भवनों में स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए पाइपों का एक जाल बिछाया जाता है और पाइपों का एक अन्य जाल होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। तो भूमि के अंदर ऐसा बड़े और छोटे पाइपों का जाल बिछा होता है जिसे क्या कहते हैं, सीवर कहते हैं। और ये सीवर क्या करता है, ये मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। बच्चों, ये एक परिवहन तंत्र की तरह होता है जो क्या करेगा, जो इस वाहित मल को इसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थल तक ले जाता है, यानी कि जल उपचार संयंत्र तक पहुंचा देता है। तो इस तरह से ये व्यवस्था कार्य करती है। अब हम समझते हैं कि जल का शोधन की प्रक्रिया क्या होती है। बच्चों, इसको समझने के लिए हम करेंगे एक क्रियाकलाप। क्या करना है हमें, यहाँ पर हम कांच का एक बड़ा जार लेंगे और उसे 3/4 भाग तक हम पानी से भर लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें हम कुछ घास के, तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट डालेंगे। इसके अलावा कुछ मात्रा में अपमार्जक और स्याही और किसी रंग की कुछ बूंदें मिला देंगे। यानी कि हम इस जल को क्या कर रहे हैं, हमने इस कांच के जार में स्वच्छ जल लिया है और अब हम इसमें अलग अलग प्रकार की अशुद्धियां मिलाकर इसे क्या कर रहे हैं, अपशिष्ट जल बना रहे हैं। फिर क्या करेंगे, इस जार पर हम ढक्कन लगा देंगे और उसे अच्छी तरह से मिला देंगे और फिर इस मिश्रण को 2-3 दिन तक हम धूप में रख देंगे। यानी कि क्या करना है हमें इस जल को अपशिष्ट जल के रूप में बदलना है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम 2 दिन के बाद में मिश्रण को हम वापस से हिलाएंगे और इसकी कुछ मात्रा हम नमूने के तौर पर किसी परख नली में अलग कर लेंगे। तो ये कौन सा नमूना होगा, ये नमूना होगा उपचार से पहले का, जिसे हम नमूना 1 की चिट लगाकर नामांकित कर देंगे। यानी कि एक जो सैंपल है वो हमने अलग रख लिया है। वो कैसा सैंपल है, उपचार से पहले का। अब धीरे धीरे अलग अलग चरणों में हम इस अपशिष्ट जल का उपचार करेंगे। तो क्या करना है हमें कि कांच के जार में जो शेष बचा मिश्रण है उसके अंदर हम किसी एक्वेरियम के जो वातित्र होता है उससे वायु इसके अंदर प्रवाहित करेंगे। कई घंटों तक हमें इसे जुड़ा रहने देना है, यानी कि रात भर के लिए हम इसे जुड़ा हुआ रहने देंगे। और क्या होगा, जिससे उस जो मिश्रण है उसके अंदर वातन हो पाएगा, वायु उसमें प्रवाहित हो पाएगी। यदि मान लीजिए बच्चों हमारे पास में वातित्र नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसी यांत्रिक विलोडक अथवा मिक्सर की सहायता भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस मिश्रण के अंदर हमें वायु प्रवाहित करनी है। अब आगे क्या करेंगे, हम अगले दिन जब वातन का प्रक्रम कुछ घंटों तक पूरा हो जाएगा तो हमें इस मिश्रण में से दूसरा नमूना अलग कर लेना है। बच्चों, ये कौन सा होगा, वातन के बाद का होगा। तो नमूना 2 के रूप में हम इसे नामांकित करके अलग रख देंगे। यानी कि ये नमूना कैसा है, जिसमें वातन किया हुआ है। अब क्या करेंगे हम कि हम फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार आकृति में बना लेंगे। हम उसे मोड़ेंगे और शंकु के रूप में बना लेंगे और इस फिल्टर पत्र को हम स्वच्छ पानी से गीला कर लेंगे और इस शंकु को हम एक कीप में लगाकर उसे अच्छे से स्टैंड पर सेट कर देंगे। अब क्या करना है, हमें इसके अंदर अलग अलग प्रकार की मिट्टी डालनी है। तो सबसे पहले हम कीप में क्या डालेंगे, बालू डालेंगे, उसके ऊपर महीन बजरी की परत बिछाएंगे और उसके अंत में मध्यम साइज की बजरी की परत हम बिछा देंगे। चित्र में देखिए इस तरह से हमने क्या किया है, नीचे हमने इस फिल्टर पत्र के अंदर बालू बिछा दी है, उसके ऊपर हमने थोड़ी महीन बजरी बिछाई है और सबसे ऊपर हम मध्यम साइज की बजरी बिछा देंगे। अब क्या करना है, हमें हमारा जो मिश्रण है उसे हमें इसमें डालकर फिल्टर करना है। यानी कि इस चरण में हम क्या करेंगे कि जो हमारा बचा हुआ वातित द्रव है उसे फिल्टर करके बीकर में निकालेंगे। बच्चों, इस द्रव को फिल्टर से बाहर हमें नहीं गिरने देना है और यदि मान लीजिए फिल्टर किया हुआ द्रव हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा अच्छे से फिल्टर नहीं हुआ है, पूरी तरह से फिल्टर नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे बार बार तब तक फिल्टर करते रहेंगे जब तक कि हमें स्वच्छ जल प्राप्त नहीं हो जाता है। और फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा फिल्टरित जल है उसमें से हम नमूना यानी कि तीसरा सैंपल हम परख नली में अलग कर लेंगे और उसे हम क्या नाम देंगे, ये हमारा फिल्टरित जल होगा और नमूना 3 के रूप में हम उसे नामांकित कर लेंगे। यानी कि अभी तक हमने 3 सैंपल ले लिए हैं। सबसे पहले कौन सा था, उपचार से पहले वाला नमूना 1, उसके बाद में जब हमने वातन की प्रक्रिया कर ली थी तो नमूना 2 तैयार हो गया था। अब हमने क्या किया है, इसको फिल्टर कर लिया है तो ये फिल्टरित नमूना 3 हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे बच्चों, हमें करना है जो चौथी परख नली है उसमें फिल्टरित जल का एक और नमूना ले लेंगे और इसके अंदर हम क्लोरीन की गोली डाल देंगे और डालने के बाद हम उसे अच्छे से हिला देंगे। बच्चों, हमें इसे तब तक हिलाना है जब तक कि हमें
स्वच्छ जल प्राप्त नहीं हो जाए तो ये जो जल होगा ये कैसा जल होगा, क्लोरीनिकलत जल होगा, और इसे हम क्या कह देंगे, नमूना 4 के रूप में हम इसे नामांकित कर देंगे। बच्चों अब हमें क्या करना है, चारों नमूनों का, चारों सैंपल का सावधानी पूर्वक अवलोकन करना है। यहाँ पर हमें एक सावधानी भी ध्यान रखनी है कि हमें इन नमूनों को चखना नहीं है, केवल उनकी गंध सूंघनी है या फिर केवल उनका रंग ही हमें देखना है। तो बच्चों हम देखेंगे कि वातन के पश्चात द्रव के रंग में परिवर्तन हो जाता है और इसकी गंध भी बदल जाती है, और जब हमने बालू से इसे फिल्टर किया था तो इसकी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। और क्लोरीन क्या करती है, ये जल की अरुचिकर गंध को दूर करती है, यानी कि अब जो हमें जल प्राप्त होगा वो कैसा होगा, स्वच्छ जल होगा, उसमें कोई विशेष गंध नहीं होगी, विशेष रंग नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो उपचारित जल है ये स्वच्छ जल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस स्वच्छ जल को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अपशिष्ट जल का शोधन यहाँ पर किया जाता है। जो बड़े बड़े जल उपचार संयंत्र होते हैं उनके अंदर भी इसी प्रक्रिया को काम में लिया जाता है और इस तरह से बड़े पैमाने पर जल का शोधन किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। पहला प्रश्न है वाहित मल में कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है, और दूसरा प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर समझकर आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।